हेलो एवरीवन, पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विद्युत रसायन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का हमने एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हर साल यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी संरचना और सेल अभिक्रिया। ठीक है। साथ ही साथ इसकी कार्यविधि भी पूछ दी जाती है। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर हेडिंग मैंने डाला है विद्युत रासायनिक सेल। यानी कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, ये देखो नाम से बिल्कुल क्लियर है कि यानी कि विद्युत रासायनिक सेल, यानी कि इस सेल द्वारा हम क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत रासायनिक सेल है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है। चीज़ें समझ में आया। आओ इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक पूरा का पूरा विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है। यानी कि ये पूरा सिस्टम हमारा क्या है, एक विद्युत रासायनिक सेल है। और इस सेल में हम क्या करें, इनपुट के रूप में, ठीक है, इनपुट के रूप में हम इसमें क्या दे रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। इनपुट के रूप में हम इसमें क्या दे रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा दे रहे हैं। तो ये विद्युत रासायनिक सेल इस रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी रूपांतरित कर दे रहा है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। तो इसका मतलब कि आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, विद्युत ऊर्जा मिल रही है। ठीक है। किसके द्वारा, इस विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा हम क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है। चीज़ें समझ में आया। तो विद्युत रासायनिक सेल की जब हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे तो इस चित्र को आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ठीक है। अगर आपको परिभाषा नहीं याद है, अगर ये चीज़ें याद होगी ना, तो इससे आप परिभाषा लिख सकते हो। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, और चीज़ें इसमें समझ लेते हैं। इस विद्युत रासायनिक सेल को हम लोग वोल्टीय या वोल्टा सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। वोल्टीय सेल के नाम से भी या वोल्टा सेल के नाम से भी जानते हैं। और एक इसका नाम है गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल। ठीक है। तो पेपर में जो भी आपको नाम कहे, समझ जाना कि यही हमें टॉपिक के बारे में लिखना है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। चाहे आपको वोल्टीय सेल कहे या गैल्वेनी सेल कहे या विद्युत रासायनिक सेल कहे, इन तीनों चीज़ों का मतलब एक ही है। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसका जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो है डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल। तो पेपर में आपको डेनियल सेल भी कहे तो इसका मतलब समझिए यही जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, यही हमें इसमें लिखना है। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सभी को हर एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके ज़रूर देखिएगा। संरचना में जानेंगे कि जो विद्युत रासायनिक सेल बनाया जाता है, ये दो क्षणों से मिला करके बनाया जाता है। तो इसमें दो क्षण लिया जाता है। पहली जो एक क्षण होती है वो होती है जिंक की क्षण, जिसको ZnSO4 के विलयन में डुबा करके रखा जाता है। ठीक है, ये। ठीक है। और दूसरी जो क्षण ली जाएगी इस सेल में, वो कॉपर धातु की ली जाएगी। और इस कॉपर धातु के क्षण को CuSO4 के विलयन में डुबा करके रखा जाएगा। ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा इसकी परिभाषा और संरचना को और डिटेल तरीके से समझ लेते हैं, बिल्कुल चित्र के माध्यम से। ठीक है, कंप्लीट चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, मैंने लिखा है विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनी या वोल्टीय सेल कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, कहा जा रहा है कि यह वह युक्ति है, कौन, यानी कि ये विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है।
जैसा कि मैंने शुरू में चित्र के माध्यम से समझा रखा है, और जब ये परिभाषा लिख लेंगे तो चित्र जरूर यहाँ पर बना दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि इसका सरल उदाहरण डेनियल सेल है। ठीक है, यानी कि विद्युत रासायनिक सेल का जो सरल उदाहरण है वो क्या है, डेनियल सेल है। और इस डेनियल सेल की यानी कि विद्युत रासायनिक सेल की क्रिया विधि यानी कार्य विधि को समझने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, डेनियल सेल का उदाहरण लेते हैं। तो यही लिखा गया कि रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल की कार्य विधि समझने के लिए डेनियल सेल का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी संरचना को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संरचना में कहा जा रहा है कि इस सेल को बनाने के लिए जिंक धातु की छड़ ZnSO4 विलयन में तथा कॉपर धातु की छड़ को CuSO4 के विलयन में रखकर दोनों विलयनों को लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हो कि ये हमारा दो बर्तन है। एक बर्तन में हमने जिंक की छड़ को डुबा करके रखा है, किसमें, ZnSO4 के विलयन में, और दूसरी जो छड़ है ये किस धातु की, कॉपर धातु की है। ठीक है, कॉपर धातु की छड़ है जिसको हमने CuSO4 के विलयन में डुबा करके रखा है। ठीक है, अब इस सेल को क्या किया गया है कि एक बाह्य परिपथ द्वारा, ठीक है, हमारा क्या है, एक बाह्य परिपथ है ये, जिसमें कुंजी और धारा मापी को जोड़ा गया है। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम क्या करें, एक बाह्य परिपथ द्वारा यानी कुंजी और धारा मापी के साथ इसको जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जिंक की धातु की जो छड़ है ये हमारा एनोड का कार्य करती है, और जो कॉपर धातु की जो छड़ होती है ये हमारा कैथोड का कार्य करती है। अब इन दोनों सेलों की यानी कि दोनों विलयनों की उदासीनता को बनाए रखने के लिए हम बीच में एक यू आकार की नली लगा करके रखते हैं जिसका नाम है लवण सेतु। ठीक है, ये क्या करता है, दोनों बर्तन के जो विलयन हैं, इन दोनों बर्तनों के विलयन की उदासीनता को यह लवण सेतु बनाए रखता है। ठीक है, और इस लवण सेतु के अंदर जिलेटिन या अगर अगर या KCl का विलयन इसमें गर्म करके भरा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो आइए इसके आगे और थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर फिर कहा जा रहा है कि इस सेल का एक अर्ध सेल Zn यानी जिंक ZnSO4 इलेक्ट्रोड और दूसरा अर्ध सेल CuSO4 इलेक्ट्रोड है। यानी कि इसका जो ये पूरा जो हमारा कंप्लीट सेल बना है, ये पूरा जो सेल बना है इसका अर्ध सेल यानी आधा सेल जो है जिंक धातु और ZnSO4 को मिलकर के बना है, और दूसरा आधा सेल जो बना है वो कॉपर धातु की छड़ और CuSO4 के विलयन से मिलकर के बना है। तो जब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करें, एक बाह्य परिपथ द्वारा और एक लवण सेतु द्वारा इसको जोड़ दे रहे हैं, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन जा रहा है, विद्युत रासायनिक सेल बन जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक अर्ध सेल ZnSO4 इलेक्ट्रोड और दूसरा अर्ध सेल CuSO4 इलेक्ट्रोड है। यानी कि ये जो चित्र में दिखाया गया है करा, इन दोनों सेलों द्वारा लवण सेतु को जोड़कर पूर्ण सेल बनाते हैं। तो यानी इन दोनों अर्ध सेलों को हम क्या करते हैं, इस लवण सेतु द्वारा जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, एक पूर्ण सेल बन जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पेपर में चित्र बना करके बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कलर वाली पेंसिल या कलर वाला पेन उपयोग किया है, तो आपको कलर वाला पेन उपयोग बिल्कुल नहीं करना, बस केवल पेन आपको ब्लू और ब्लैक ही उपयोग करने हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसकी कार्यविधि को समझ लेते हैं। तो अब हम लोग इसकी कार्यविधि को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल रखा है कार्यविधि। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कार्यविधि में किसी धातु के तार से जोड़ने। अब हम लोग जानेंगे कार्यविधि। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल रखा है कार्यविधि। तो इसमें कह रहा है कि किसी धातु के तार से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह Zn यानी जिंक इलेक्ट्रोड से बाह्य परिपथ से के सहारे कॉपर इलेक्ट्रोड यानी कि जो कॉपर धातु की छड़ वहाँ पर होता है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जब इस जिंक की छड़ को हम क्या कर रहे हैं कि और कॉपर की छड़ को एक बाह्य परिपथ द्वारा जोड़ दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो कहाँ होता है, इस जिंक की धातु की छड़ से होते हुए कहाँ पर होता है, कॉपर धातु की छड़ पर होता है। अब इसका मतलब ये है कि जब इसको हम जोड़ देते हैं तो इसमें जो जिंक धातु की जो छड़ है ये क्या करती है कि
Zn+2 आयन बना करके इस विलयन में चली जाती है, यानी कि Zn+2 आयन बना लेती है। तो ये कहाँ पर आ जाता है, इस विलयन के अंदर आ जाता है। ठीक है, विलयन के अंदर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो धातु के जो परमाणु यानी जिंक धातु का जो परमाणु है, ये यहीं पर क्या करता है, अपना Zn+2 आयन बना करके विलयन में छोड़ देता है और ऋण आयन क्या हो जाता है, यहीं पर एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अधिक मात्रा में ऋणायन यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण ये एनोड हमारा क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये क्या होता है, धनायन बना करके ये बाहर निकल जा रहा है, Zn+2 आयन बन करके बाहर निकल जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जा रहे हैं। तो अब यही इलेक्ट्रॉन जिंक धातु के सहारे होते हुए कहाँ पर जाते हैं, कॉपर धातु पर जाते हैं, यानी कॉपर की क्षण पर जाते हैं। तो ये कॉपर की क्षण क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर अवशोषित करता है, यानी ग्रहण करता है। तो अब प्यारे बच्चों, जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा इधर की ओर है, तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। यानी कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, उसके जस्ट विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आप देख सकते हो कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस जिंक की धातु की छड़ से होते हुए कॉपर की धातु की छड़ पर आते हैं, तो ये इसका मतलब कि यहाँ से धीरे धीरे ये क्या होता है, कॉपर की जो छड़ होती है नीचे से यहाँ से पतली होती जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें लगातार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ से निकलता है कि यहाँ की ओर होता है। ठीक है, यानी कि जिंक धातु की छड़ से यानी कि Zn की छड़ से होते हुए कॉपर की छड़ पर होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में एकत्रित होते चले जाते हैं, तो इसका निचला सिरा क्या हो जाता है, ऐसे मोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये कॉपर की छड़ क्या कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा इधर है, तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहे हैं, तो धारा इधर से जाएगी, यानी कि ठीक है। तो ये इसकी कार्यविधि है। तो आइए यहाँ पर मैंने लिखा है, कुछ इसमें समझ लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि अतः Zn इलेक्ट्रोड के Zn परमाणु, यानी Zn का मतलब कि जिंक इलेक्ट्रोड के जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 आयन के रूप में विलयन में जाने लगते हैं। जैसा कि मैंने ये कहा कि ये Zn+2 आयन बना करके क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 आयन बना लेता है और ये कहाँ चला जाता है, विलयन में चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि Zn+2 आयन बना लिया इसका परमाणु, और ये क्या हो गया, विलयन में चला आया, ZnSO4 के विलयन में चला आया। अब बाकी इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह गए। तो इस पर क्या होता है, अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण ये एनोड हमारा बन जाता है माइनस का। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो और आगे देखिए कहा जा रहा है, और विलयन के Cu+2 आयन इलेक्ट्रोड जमा हो जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस विलयन में जो Cu+2 आयन बनेगा, यानी कि जब ये भी क्या होगा कि जो ये विलयन CuSO4 ये भी क्या बनेगा, Cu+2 आयन बनेगा, और SO4 क्या होगा, -2 आयन बनाएगा। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ग्रहण होने लगता है, कॉपर की छड़ पर ग्रहण होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद इस एनोड पर यानी कि सेल के एनोड पर और कैथोड पर होने वाली क्या अभिक्रिया है और इसका पूर्ण अभिक्रिया क्या है, ये यहाँ पर जानेंगे। और पेपर में यहाँ तक आपको जरूर करना है, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया और संपूर्ण अभिक्रिया के बारे में यहाँ तक आपको करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, तो कहा मैंने कि एनोड पर अभिक्रिया, तो एनोड पर कौन सी धातु होती है, जिंक की धातु होती है, जो कि कौन सी अवस्था में होती है, सॉलिड अवस्था में होती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो जिंक धातु है अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेती है, Zn+2 आयन बना लेती है। तो ये जो जिंक की जो धातु की जो छड़ है सॉलिड अवस्था में, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो ये +2 आयन बना लेगी और ये आपका इक्वस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनों की अधिकता हो रही है। इधर एक भी आयन नहीं, इधर क्या नाम है, आयन की अधिकता हो रही है। तो इसका मतलब कि इस एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। यानी कि यहाँ पर देख रहे हो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इस साइड उत्पाद में, तो इस पर होने वाली अभिक्रिया क्या होगी, ऑक्सीकरण होगी। अब कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया देखेंगे, तो कैथोड पर हमारा क्या था, कॉपर धातु की छड़ थी, जो कि कॉपर धातु की छड़ में जो +2 आयन यानी Cu+2 आयन जो बन रहा था वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था।
तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या बनाने लगेगा, कॉपर धातु की क्षण बना लेगा, यानी कि ये हमारा एक्वस में है तो ये सॉलिड में हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी कि एक भी आवेश नहीं है। तो इधर 2 आवेश अधिक है, इधर आवेश की क्या हो गई, कमी हो गई 2 आवेश की। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ पर कमी होगी वहाँ पर क्या होगा, अपचयन, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी आयनों की अधिकता होगी वहाँ पर ऑक्सीकरण। तो कैथोड पर हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। तो अब इस सेल पर होने वाली जो संपूर्ण अभिक्रिया है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे संपूर्ण अभिक्रिया। तो संपूर्ण अभिक्रिया में हमने यही दोनों अभिक्रियाओं को यहाँ पर नोट कर लिया। तो ये देखो लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इनको क्या करो, लिख लो Zn प्लस Cu प्लस 2n एरो Zn प्लस 2 प्लस Cu। तो ये हमारा क्या होता है, सेल पर होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, सेल पर होने वाली क्या है, संपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, इस सेल अभिक्रिया को हम लोग कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको भी आप ऐसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो जिंक है वो हमारा क्या बना रहा है उत्पाद में, Zn प्लस 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn प्लस 2 आयन बना रहा है, जिसकी सांद्रता हमने कितना मान लिया, 1 मोलर मान लिया। ठीक है, अब बीच में हमने लगा दिया ये चिन्ह, और फिर इसके बाद जो Cu प्लस 2 आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, Cu बना रहा है, जिसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये वाली जो अभिक्रिया क्या है, ये वाला पूरा पार्ट किसका है, एनोड का है, और ये वाला पूरा पार्ट किसका है, कैथोड का है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या होता है, लवण सेतु होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह से और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।